सुबह का समय था और तेज बर्फीली ठंड में जंगल के रास्ते होते हुए रामलाल अपने दोनों दोस्तों के साथ दूसरी राज्य व्यापार करने जा रहा था। अरे कितनी ठंड लग रही है यार। इतनी ठंड में हमें काम करने इतना दूर जाना पड़ता है। अरे क्या कहूँ। अरे भाई, इन औरतों का सही है, चाहे गर्मी हो, बारिश हो या फिर ठंड, दिन भर घर में रहना पड़ता है। अरे ऐसा नहीं है भैया, तुम दोनों बिल्कुल ही गलत हो, बुड़बक हो। अरे औरतों को भी बहुत ही काम करने पड़ते हैं। ठंड में बर्तन धोने में हाथ जम जाते हैं। अब वो तो अच्छा है कि हमारे घर में नौकरानी है, तो मेरी पत्नी को घर के काम करने नहीं पड़ते। कभी ठंड में पानी में काम करके देखो, मजा आ जाएगा। अरे तू वनिका की बात तो नहीं कर रहा है रामलाल? अबे वो तो तेरी पत्नी की अपनी बहन की बेटी है ना, यानी कहा जाए तो अनिका की मौसी हुई तेरी बीवी। तो उसे नौकरानी काहे के लिए कह रहा है? अरे एक नंबर की मनहूस है, मनहूस। जन्म लेते ही अपने माँ को खा गई, और जब से हमने उसे रखा है अपने घर पर, हमारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सब काम उस लड़की के आने के बाद से खराब ही हो रहे हैं। ऐसी मनहूस लड़की किसी को ना हो रे। वो तीनों दोस्त आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी अचानक से ही जमीन हिलने लगती है। अरे 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 संभाल, अरे पकड़, अरे ये जमीन कैसे हिलने लगी? अरे अरे देख रे। अरे लगता है कि भूकंप आ गया है, जल्दी निकलो इस जंगल से। भूकंप आने पर पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, खुले आसमान के नीचे चलो, जल्दी भागो। तभी वो तीनों तेजी से भागने लग जाती हैं। भागती भागती वो तीनों एक नदी के पास पहुंचती हैं और देखती हैं कि आगे से एक विशाल बर्फ का राक्षस चलकर उनके पास आ रहा होता है। अरे ये तो एक राक्षस है। तो इसका मतलब वो भूकंप नहीं था, वो इस राक्षस के कदमों के कारण जमीन हिल रही थी। मैं तो इंसानों के गांव ही जा रहा था, पर अच्छा हुआ कि इंसान खुद चलकर यहाँ आ गए। अब मुझे उतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसा कहते ही वो बर्फ का राक्षस रामलाल के दोनों दोस्तों को उठा लेता है। अरे अरे छोड़ो मुझे, हमको छोड़ दो। अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे अगर हम तुम दोनों को छोड़ देंगे तो मैं खाऊंगा क्या? सुनो, तुम तीनों में से मैं सिर्फ इन दोनों को ही खाऊंगा। मैं इन दोनों को अपनी गुफा में लेकर जा रहा हूं और मैं तुम्हें छोड़ता हूं। पता है क्यों? नहीं पता। क्योंकि तुम मेरा एक संदेश पहुंचाने वाले हो गांव में। संदेश? कैसा संदेश? यही कि बोल देना गांव में सभी को कि बर्फ का राक्षस आ चुका है और उसे भोजन चाहिए। हर सप्ताह एक इंसान मुझे अपनी गुफा में चाहिए। अगर कोई भी इंसान नहीं आता तो मैं गांव में आकर सभी को खा जाऊंगा, सभी को। ऐसा कहकर वो बर्फीला राक्षस उन दोनों को लेकर चला जाता है। हे भगवान, ये लड़की कितनी कामचोर है। ये लड़की, घर में इतने काम पड़े हुए हैं, खाना बनाना है, बर्तन मांजना है, कपड़े धोने हैं, और तू अभी तक घर की सफाई ही कर रही है। आप चिंता मत कीजिए मौसी, मैं सारे काम कर लूंगी। अरे कब करेगी? रात हो जाएगी तब।
एक तो इस मनहूस को पालना पड़ रहा है जिसकी वजह से मेरी बहन मारी गई, और ऊपर से महारानी के नखरे तो देखो। तभी शांति वहां आती है। क्या माँ, आप भी किस मनहूस से बहस करने लग गई हैं? अरे शांति बेटी, आज तो इतनी जल्दी उठ गई। ये देख, शांति भी उठ गई है, लेकिन इसके काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अरे माँ, आप इस मनहूस को छोड़ो और एक खुशखबरी देनी थी, वो सुनो। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी बेटी? आज रिश्ते वाले आ रहे हैं मुझे देखने। क्या क्या कहा? रिश्ते वाले? तो किसी से प्यार करती है क्या? नहीं माँ, वो क्या है ना, दूसरे गांव की जो सरला काकी है ना, उन्होंने ये रिश्ता ढूंढा है। बहुत अमीर परिवार है, अगर उनसे मेरा रिश्ता हो गया तो आपकी बेटी रानियों की तरह रहेगी। हाँ। अरे वाह वाह, क्या खबर सुनाई है। सरला है तो थोड़ी कंजूस और घमंडी, पर दिल की बहुत अच्छी है। इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा है, उसे शुक्रिया जरूर बोलूंगी। उसे शुक्रिया बाद में बोलना माँ, पहले तैयारी करनी होगी, रिश्ते वाले जो आ रहे हैं। अरे हाँ हाँ, सही कहा। अरे ओ मनहूस, सुन लिया ना? अब जा, जल्दी जल्दी काम खत्म कर, रिश्ते वाले आ रहे हैं, तैयारी भी तो करनी है। जी मौसी। जिसके बाद वो तीनों ही तैयारियों में लग जाती हैं। और कुछ ही देर में इस कपकपाती ठंड में लड़का और उसकी माँ दोनों शांति के घर उसे देखने आ जाती हैं। अरे आइए आइए, आप लोगों का ही इंतजार था, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब आपको क्या बताऊं, बाहर इतनी ठंड है कि मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा था। वो तो जैसे तैसे यहाँ तक आई हूँ। हाँ, पता नहीं क्यों, पर इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ी। पर आप दोनों चिंता मत कीजिए, अभी मैं चाय मंगवाती हूँ, चाय पीकर शरीर गर्म हो जाएगा। हाँ। अरे अनिका, चाय लेकर तो आना। शकुंतला के कहने पर अनिका उन लोगों के लिए चाय लेकर आती है। अनिका को देखकर देखने आए लड़के वाले उसकी खूबसूरती को देखते ही रह जाती हैं। हाँ, सुंदर, अति सुंदर। माँ देखो ना, ये कितनी सुंदर है। माँ, मैं तो इससे ही शादी करूंगा। और देखिए, हमें दहेज वहेज कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। रानी बनाकर रखूंगा इन्हें, रानी। अरे नहीं नहीं, आप दोनों गलत समझ रहे हैं, ये तो बस नौकरानी है, यही घर के सारे काम करती है, इसीलिए चाय भी इसी ने बनाई है। मेरी बेटी तो अंदर है, मैं अभी लेकर आती हूँ। जिसके बाद शकुंतला कमरे के अंदर जाती है और शांति को बाहर लेकर आती है। ये देखिए, ये है मेरी बेटी शांति, बहुत ही सुंदर और सुशील है, और अपने नाम की तरह शांत भी। क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं माँ, मुझे ये अच्छी नहीं लगी। मुझे तो नौकरानी ही ज्यादा सुंदर लगी। और देखो, इसे सारे कामकाज भी आते हैं, आपकी सेवा भी बहुत अच्छे से मन लगाकर करेगी माँ। हाँ हाँ, देखने में तो ये बहुत सुंदर है। बेटी, तुम्हें मेरा बेटा कैसा लगा? इससे शादी करोगे? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको नहीं लगता कि किसी नौकरानी से आपके बेटे की शादी कराने में समाज में आपकी नाक कट सकती है? आप उसकी चिंता मत कीजिए, आजकल के जमाने में ये भेदभाव नहीं देखा जाता। हमें तो ये नौकरानी ही पसंद आई है, तो शादी तो इसी से होगी। माफ कीजिए, पर मैं ये शादी नहीं होने दे सकती। अरे आप ये कैसे बोल सकती हैं? ये शादी करेगी या नहीं, ये इस लड़की का फैसला होगा। आप खुद इस फैसले में ना आइए। हाँ, आपको फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। माफ कीजिएगा काकी, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। सुन लिया ना, अब अगर मेरी बेटी से कोई रिश्ता नहीं करना तो आप जा सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि मेरी बेटी से अच्छी लड़की आपको कहीं और ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। जिसके बाद वो दोनों ही वहां से चली जाती हैं और शांति जोर जोर से रोने लग जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। इनसे अगर रिश्ता नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, और भी बहुत सारे रिश्ते मिल जाएंगे, इससे भी अच्छे अच्छे। हाँ शांति, तू चिंता मत कर, तेरे लिए तो बहुत सारे रिश्ते मिलेंगे। तू तो चुप ही रह मनहूस, तेरी वजह से ही इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से चला गया। पर मौसी, इसमें मेरी भला क्या गलती है?
गलती? अरे तू हमारे साथ है, यही सबसे बड़ी गलती है। माँ, मैंने आपको कहा था कि इस मनहूस को मत रखिए, नहीं तो हमारा ही बुरा होगा। सही कहा बेटी, अगर मैंने उस दिन तेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये सब मेरी ही गलती है जो मैंने इस जैसी मनहूस को अपने घर पर पनाह दी। ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? शांति, क्या मैं तुझे सच में मनहूस लगती हूँ? मौसी, आपने तो मुझे जब मैं 15 की थी और मेरे पिता की मौत हो गई थी तब से ही पाला है। आप भी मुझे मनहूस ही मानती आई हो। अब मनहूस को मनहूस नहीं मानूंगी तो क्या मानूं? अब चल, बहुत हो गया तेरा नाटक। अब मैं तुझ जैसी मनहूस को और इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रख सकती हूँ। चल निकल मेरे घर से। पर मौसी, अगर आप मुझे बाहर निकाल देंगी तो मैं आखिर कहाँ जाऊंगी? आप लोगों के सिवा और है ही कौन मेरा? अरे जहाँ भी जा, पर इस घर में तू नहीं रह सकती। और हाँ, आज के बाद भूल जाना कि तेरा कोई अपना भी था, समझ गई ना? जिसके बाद शकुंतला अनिका को बड़ी बेरहमी से उसके घर से निकाल दी थी। मौसी, मौसी। हे भगवान, हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। जब सभी गांव वालों को ये पता चलेगा कि बर्फ का राक्षस हर सप्ताह एक इंसान की मांग कर रहा है, पता नहीं वो क्या करेंगे। रामलाल उस राक्षस की बातों से बहुत परेशान था। डरती कांपते हुए घर की ओर आ ही रहा होता है कि तभी उसे अनिका एक पेड़ के नीचे बैठी कांपती हुई दिखाई दी दिए। हैं, ये क्या? ये भला इतनी ठंडी में, बर्फ जैसी हड्डियां कपकपा देने वाली ठंड में बिना चादर के बाहर क्या कर रही है? रामलाल अनिका के पास जाता है। अरे क्या बात है अनिका, ये तुम बाहर ऐसे क्यों हो? अब मैं आपको क्या बताऊं मौसा जी, मौसी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। उन्होंने एक पल भी मुझे पराया कर दिया। क्या कहा? शकुंतला ने ऐसा किया? पर क्यों भाई, क्यों ऐसा किया? जिसकी बात अनिका रामलाल को सारी बात विस्तार से बता दी। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, पता नहीं मैं अब तक क्यों जिंदा हूँ। मुझे तो मर जाना चाहिए। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अभी हमारे गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। जब तक इस समस्या का हल नहीं निकल जाता तब तक किसी न किसी को तो कुर्बान करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना इस सप्ताह इस मनहूस का ही बलिदान दिया जाए, तब तक हमें कुछ सोचने का या करने का समय तो मिल जाएगा। आप यहाँ से चले जाइए मौसा जी, और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अरे अरे बेटी, अरे मेरे लल्ला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी मौसी अभी गुस्से में है, इसीलिए उसने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया होगा। देखो बेटा, उसकी बातों को दिल पर मत लो और चलो, आ जाओ बेटा। इतनी ठंड में बाहर कैसे रहोगी? चलो मेरे साथ घर में चलो। हाँ। नहीं मौसा जी, मुझे पता है इस बार उन्होंने जो भी बोला है दिल से बोला है, और अब वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं। अरे मेरी बिटिया रानी, ऐसी कैसी बातें करती हो? मैं तुम्हारा मौसा हूं ना, प्यारा मौसा हूं ना। क्या अपने प्यारे मौसा की बात नहीं मानोगी? हैं? तुम अपने मौसी को नहीं जानती हो क्या कि वो कैसी है? दिन भर गुस्सा करती रहती है। तुम उसकी चिंता ना करो, तुम चलो मेरे साथ चलो। रामलाल किसी तरह से अनिका को बहला फुसला लेता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। अरे बेटा, मैं हूं ना, मैं मनाऊंगा तुम्हारी मौसी को। बहुत ठंड है बेटा, हड्डियां गली जा रही हैं। चल बेटा, अंदर चला जा। आजा बेटा, आजा, चल 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 चल।
ये क्या बाबा, आप इस मनहूस को घर क्यों ले आए? माँ ने इसे बाहर निकाल दिया था ना? हाँ जी, आपको पता भी है इसने क्या किया है। मैं इसे इस घर में और नहीं रहने दे सकती। इसे अभी के अभी बाहर निकालिए। ये शकुंतला, थोड़ा शांत भी हो जाओ। तुम तो आते ही एकदम पटर 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 पटर। थोड़ा मेरी बात भी सुन लो। और अगर वो लड़के वाले शांति को पसंद ना करके अनिका को पसंद कर लेते हैं तो इसमें भला इस बेचारी की क्या गलती है? बताओ, क्या इसने उनको बोला कि मुझे पसंद करो? नहीं तो अब मैं भी तो देखूं, मेरे होते हुए कौन तुम्हें इस घर से बाहर निकालता है? नहीं तो वो भी इतनी ठंड में। रामलाल के कहने पर अनिका कमरे के अंदर चली जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं बाबा, और क्यों? हाँ जी, ये आखिर आपको क्या हो गया है? पहले तो आप ऐसे बिल्कुल नहीं थे, उल्टा तो आप इसे मुझसे भी ज्यादा नफरत करते थे। तो आज आपके दिल में इस मनहूस के लिए जगह कैसे आ गई? अरे अब क्या कर सकते हैं शकुंतला, तुम समझ नहीं रही हो। अभी हमारे गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है और इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें इस मनहूस की जरूरत है। इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे इसे यहाँ रखना पड़ रहा है। चिंता ना करो, बस कुछ दिनों के लिए। उसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। मैं आपकी बात समझी नहीं। ऐसी कौन सी मुसीबत है जिसके लिए इस मनहूस की जरूरत है? जिसके बाद रामलाल शकुंतला को सारी बात विस्तार से बताता है। बाकी हम गांव वाले मिलकर कुछ न कुछ उपाय निकाल ही लेंगे। हमें इसकी वजह से एक और सप्ताह का समय तो मिल जाएगा ना, ये भी तो समझो। वो तीनों आपस में बात कर रही होती हैं अनिका को कुर्बान करने की, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि अनिका ये बात पीछे से सुन रही थी। नहीं 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 नहीं, अरे रे 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 रे, नहीं 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 भाई, मुझे तो अब भी तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं हो रहा है रामलाल। ये तुम हवा हवाई बातें करते हो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ मुखिया जी, मेरी बात पर विश्वास तो कीजिए। देखिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। फिलहाल के लिए मैं इस बार यानी कि पहले सप्ताह में अनिका को कुर्बानी के रूप में दे रहा हूँ, ताकि हमें सोचने या कुछ करने के लिए कम से कम एक सप्ताह का मौका तो और मिल जाए। अरे लेकिन क्या ये सही है? मतलब बेचारी अनिका बिटिया को कुर्बान करना, वो तो मासूम सी बिटिया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वैसे भी उस मनहूस का इस दुनिया में कोई नहीं है और हमें उसे और नहीं पालना है। उसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन फिर भी आप सबको बुरा लग रहा है तो आप खुद को या अपने किसी परिवार के सदस्य को कुर्बान कर सकते हैं। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। तो बताइए, कौन देगा अपनी कुर्बानी? शकुंतला की बातें सुनकर सारे गांव वाले खामोश हो जाती हैं। तो ठीक है, मैं अभी अनिका को लेकर आती हूँ। ऐसा कहते ही शकुंतला अंदर जाकर अनिका को लेकर आती है। देखो अनिका बेटी, हम कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ ही चलो। मौसा जी, आप लोगों को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप दोनों घूमने नहीं बल्कि मुझे उस बर्फीले राक्षस के पास लेकर जाने वाले हैं। ये तुम कैसी बातें करती हो बेटा? भला हम तुम्हें बर्फीले राक्षस के पास क्यों लेकर जाएंगे? तुम अपने मौसा पर शक करती हो, अपने प्यारे मौसा पर। जब आप मौसी और शांति को बता रही थी उस राक्षस के बारे में, और ये भी कि आप मुझे कुर्बान करने वाले हैं ताकि आप सबको कुछ समय मिल सके, मैं तब वहीं पर सब सुन रही थी। मैं सोई नहीं थी। हाँ, अब देखो बेटा, हम भी तुम्हें झूठ बोलकर नहीं भेजना चाहते थे। अच्छा हुआ कि तुम्हें सब कुछ पहले से पता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो अनिका, हम गांव वाले तुम्हें कभी भी मनहूस नहीं मानते और हम तुम्हें कुर्बान नहीं करना चाहते, पर परिस्थिति ही ऐसी आ गई है कि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। अब उम्मीद है कि तुम समझोगी।
जी मुखिया जी, आप चिंता ना करें, ये फैसला मेरा खुद का है। वैसे भी अब और मैं जीना नहीं चाहती, इसीलिए आप दोनों को भी मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद से चली जाऊंगी। जिसके बाद सभी गांव वाले अनिका को अलविदा करती हैं और अनिका वहां से चली जाती है। जंगल में चलती चलती, यहाँ कितनी ठंड है, ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी देर में पूरा शरीर जम जाएगा। मुझे जल्दी चलना होगा, इससे पहले कि ठंड मुझे मार दे। मैं चाहती हूँ कि वो राक्षस ही मुझे अपना निवाला बनाए। जिसके बाद अनिका चलती ही जाती है और चलती चलती थोड़ी दूर जाने के बाद वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं। वो अपने आप को एक झोंपड़ी में पाती है। ये किसका घर है और मैं यहाँ कैसे चली आई? अच्छा, तो तुम उठ गई। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। जंगल में ठंड के कारण तुम बेहोश हो गई थी। अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? ठंड तो नहीं लग रही? अरे हाँ, याद आया, आपका शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। अगर मैं वहीं मर जाती तो गांव वालों को दिक्कत हो जाती। अब देखो, वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ, तुम इतनी कड़कड़ाती ठंड में बिना चादर के जंगलों में क्यों घूम रही थी? शायद तुम्हें पता नहीं है क्या, पर इस जंगल में एक भयानक बर्फीला राक्षस है। अगर ठंड से बच भी जाती तो शायद उस राक्षस के हाथों मारी जाती। मैं वही तो चाहती हूँ। मैं यहाँ उस जंगल में उस बर्फीले राक्षस का निवाला बनने ही तो जा रही थी। क्या? ये क्या बातें कर रही हो तुम लड़की? तुम्हारा मस्तिष्क सही तो है ना? भला कोई अपने आप को राक्षस का निवाला क्यों बनाना चाहेगा? क्या बातें कर रही हो तुम? होश में तो हो? अपने गांव की रक्षा करने के लिए उस बर्फीले राक्षस ने सभी गांव वालों को चेतावनी दी है कि उसे हर सप्ताह एक इंसान चाहिए। अगर एक भी सप्ताह उसे कोई इंसान न मिला तो वो गांव में आकर सभी को मार डालेगा। ओह अच्छा, तो ये बात है। पर फिर भी मतलब वो तुम्हें बलिदान कैसे कर सकते हैं? क्या तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की या तुम्हें रोका नहीं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक मौसी ही थी, मेरी सब कुछ, पर उन्होंने भी मुझे मनहूस कहकर मेरा त्याग कर दिया। उन्होंने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया और अब मैं बस, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है अपना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गांव वालों के काम आ जाऊं। कम से कम ये मनहूसियत का धब्बा तो सर से हटेगा। हाँ, समझ गया, ये बात है। लगता है तुमने अपने जीवन में बहुत दुख सहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम्हें या गांव में किसी को भी अपना बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो राक्षस गांव में सभी को मार डालेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं एक राजकुमार हूं और वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता और इस राज्य के महाराज हैं, जो एक श्राप के कारण बर्फीले राक्षस में बदल चुके हैं। चिंता ना करो, मुझे कैसे भी करके बस श्राप को तोड़ना है और फिर सब ठीक हो जाएगा। श्राप? कैसा श्राप और कैसे हटेगा ये श्राप? जिसके बाद राजकुमार अनिका को उस घटना के बारे में बताने लगता है जब राजमहल में महाराज को श्राप मिला था। क्या बात है पिताश्री, आप ये किस सोच में डूबे हैं? कहीं राज्य में कोई संकट तो नहीं आया? अरे नहीं नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम तो बस ये सोच रहे हैं कि इस वर्ष ठंड कुछ अधिक ही पड़ रही है और इसीलिए हमें हिरण खाने का मन हो रहा है। हिरण का मांस खाने से शरीर में गर्मी रहती है ना बेटे, बस वही मन कर रहा है। ओह, बस इतनी सी बात? तो इसमें क्या दिक्कत है? हम अभी सैनिकों से कहकर हिरण का मांस मंगवाते हैं, वो शिकार करके ला देंगे। रुकिए। जिसके बाद राजकुमार सैनिकों को कहकर उन्हें हिरण का शिकार करने भेज देती हैं।
जिसकी कुछ समय बाद एक साधु क्रोधित होकर महल पहुंचता है और राजा से कहता है, ये तुमने क्या किया राजन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अरे ऋषिवर, आप यहाँ? और ये क्या हुआ? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? तुम जैसा निर्दयी एक राक्षस प्रजाति का इंसान जब राजा बनता है तो ऐसा ही होता है। तुम्हें हिरण खाने का मन हुआ, इसीलिए तुमने सैनिकों को भेजा हिरण का शिकार करने, और उन्होंने मेरा सबसे प्रिय हिरण, जिसे हमने इतने प्यार से पाला था, उसे तुम्हारे सैनिकों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने सैनिकों की तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा उद्देश्य आपके पाले हुए हिरण को मारना नहीं था। मैं तो बस शरीर में गर्मी हो इसीलिए हिरण का मांस खाना चाहता था। अपने स्वार्थ के लिए जो राजा किसी जानवर की हत्या करके उसे खाए, वो राजा नहीं, हत्यारा है, हत्यारा। उसे राज्य चलाने का कोई अधिकार नहीं है। राजन, तुम एक राक्षस हो जो मासूम जानवरों का शिकार करके उन्हें अपने फायदे के लिए खाते हो। इसीलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम एक राक्षस बन जाओगे और अपनी इंसानी बुद्धि को खो दोगे। नहीं 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 ऋषिवर, दया कीजिए ऋषिवर, गलती हो गई। तुम लोगों ने हिरण का शिकार करने के समय दया की थी क्या? बोलो। पर ऋषिवर, जंगली जानवरों का मांस तो हर राजा खाता है ना। आप इस बात के लिए मेरे पिताजी को इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं? आप एक साधु हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप ही सोचिए ना, अगर मेरे पिता एक राक्षस में बदल जाएंगे, और राक्षस क्या करता है, वो मनुष्यों को मार कर खाता है। जानवरों के साथ साथ फिर तो मनुष्य भी मारे जाएंगे। बताइए ऋषिवर, क्या आप यही चाहते हैं क्या? बताइए। हाँ, ये बात तुम सही कह रहे हो राजकुमार। हमने क्रोध में आकर ये क्या कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं ऋषिवर, अच्छा है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। अब जल्दी से श्राप को वापस ले लीजिए, इससे पहले कि पिताजी राक्षस में बदल जाएं। माफ करना राजकुमार, पर एक बार जो श्राप हमने दे दिया, हम उसे कभी वापस नहीं ले सकते। पर हाँ, इस श्राप का तोड़ जरूर है जो हम तुम्हें बता सकते हैं। अच्छा, तो जल्दी से बताइए कि क्या करना होगा जिससे इस श्राप को तोड़ा जा सके। बताइए महाराज। इसके लिए महाराज को एक प्रण लेना होगा कि जब वो श्राप से मुक्त हो जाएं, तो वो किसी भी निर्दोष की हत्या नहीं करेंगे। हाँ, मुझे स्वीकार है ऋषिवर। मैं प्रण लेता हूँ कि आज के बाद मैं मांस का सेवन ही नहीं करूंगा और किसी की हत्या नहीं करूंगा। हाँ, तो ठीक है। अगर इस श्राप को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें महाराज को एक तुलसी का पत्ता खिलाना होगा जब वो राक्षस के रूप में होंगे, और किसी ऐसे व्यक्ति को खिलाना होगा जिसका मन बिल्कुल साफ हो और जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता हो। तो इसका मतलब अगर तुलसी का पत्ता किसी तरह से उन्हें खिला दिया जाए तो वो फिर से राक्षस से इंसान में बदल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन पत्ता उसी इंसान को खिलाना होगा जिसका मन सच्चा हो और जो खुद के बारे में ना सोचकर किसी और के बारे में सोचे। इसीलिए जब मैंने उन्हें पत्ता खिलाया तो वो ठीक नहीं हुए, क्योंकि मैं अपने बारे में सोच रहा था। क्योंकि वो मेरे पिता हैं, इसीलिए मैं उन्हें ठीक करना चाहता था। इसमें मेरा स्वार्थ छुपा हुआ है। अगर ऐसा है तो मैं उन्हें तुलसी का पत्ता खिलाऊंगी। क्या कहा? तुम खिलाओगी? हाँ, उन्हें पत्ता खिलाकर मेरा कोई लाभ नहीं,
मैं ये सिर्फ इसीलिए करूंगी ताकि गांव वालों को कुछ ना हो। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, तो शायद ये काम कर जाए। हाँ, शायद तुम सही हो, पर देखो इसमें बहुत खतरा है। तुम्हारी जान भी जा सकती है। जरा सी भी गलती हुई तो वो ठीक नहीं होंगे और तुम्हें खा जाएंगे। मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं राजकुमार, वैसे भी तो मैंने मरना ही था। अब मैं इस दुनिया में रहकर भी क्या करूंगी जहाँ मुझे कोई प्रेम ही नहीं करता है और ना ही मेरी कोई अपना है। सही बताऊं, मुझे तुम्हारे लिए दिल से बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे यह पता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम्हारा दिल भी बहुत ही साफ है। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर तुम पत्ता खिलाओगी तो पिताजी वापस आ जाएंगे। हाँ, क्या लगता है अनिका बिटिया उस बर्फीले राक्षस के पास पहुंच गई होगी ना? और नहीं तो क्या मुखिया जी। आप चिंता ना कीजिए। अनिका जब कोई बात कहती है तो वो पूरा करके रहती है। वो बहुत ही सीधी साधी लड़की है, जो कहती है वो करती है, बस ऐसी ही है वो। अब तक तो वो राक्षस अनिका को अपना निवाला भी बना चुका होगा। तभी अचानक से भूकंप आ जाता है और वो बर्फ का राक्षस गांव आ पहुंचता है। अरे अरे बाप रे! अरे रामलाल, संभालो! ये क्या रामलाल, ये तो वो बर्फीला राक्षस है, लेकिन वो यहाँ क्यों आ रहा है? तो तुम इसी गांव के हो इंसान। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी कि हमें हर सप्ताह एक इंसान चाहिए, पर लगता है तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया और इसकी सजा अब पूरे गांव को मिलेगी। अरे लगता है उस अनिका की बच्ची ने हमें धोखा दे दिया और वो भाग गई यहाँ से। मुझे पता है हमने जो अब तक उसके साथ किया वो जरूर उसका बदला ले रही होगी शकुंतला। माफ कीजिएगा राक्षस जी, वो क्या है ना कि आपने कहा था कि आपको एक सप्ताह में केवल एक व्यक्ति चाहिए। इस सप्ताह तो आपने देखिए 2 व्यक्ति तो खा ही लिया है, तो मुझे लगा कि आपको अब एक इंसान अगले सप्ताह चाहिए था, इसीलिए इस सप्ताह कोई इंसान नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता ना कीजिए। अगर आपकी यही इच्छा है कि हर सप्ताह एक इंसान आपके पास होना चाहिए तो ऐसा ही सही, ऐसा होगा। हाँ। तो तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज नहीं किया था। ठीक है, मैं तुम सभी गांव वालों को एक अंतिम मौका देता हूं और शुरुआत आज से ही होगी। मुझे तुम में से किसी एक को खाना है अभी। तो बताओ, कौन मेरा निवाला बनना चाहेगा? राक्षस के ऐसा कहते ही सभी गांव वाले बहुत ही डर जाती हैं और सभी रामलाल को ही आगे करती हैं। देखिए, मैं इस गांव का मुखिया हूँ और मैं आपके सामने रामलाल, जिससे आप पहले भी मिल चुके हैं, हमने इस सप्ताह इसी का बलिदान देने का निर्णय लिया है। जाओ रामलाल, आगे जाओ। हैं? अरे ये सब आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? ऐसे मौकों पे मुझे क्यों आगे करते हैं आप? हाँ, मैं अपने पति का बलिदान नहीं होने दे सकती। अरे ये सब तुम्हारे पति की ही गलती है। उसने अनिका को भेजा, जिस वजह से हमें कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला। अरे किसे भेजना चाहिए था ये नहीं पता था क्या? अब आपातकाल की स्थिति में इसी को हम भेज सकते हैं। हाँ, नहीं तो वैसे भी जो अपनों का त्याग कर सकता हो उसे खुद का त्याग करने में कैसी झिझक है, बताओ भला। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते सब। मैं अपने बाबा का बलिदान होने नहीं दूंगी। शांत हो जाओ और सभी आपस में झगड़ा करना बंद करो। वैसे भी इस बार मुझे पुरुष नहीं चाहिए। पिछली बार मैंने 2 आदमियों को खाया था, इसीलिए इस बार मेरी इच्छा किसी स्त्री को खाने की है। तो मैं
इस लड़की को ही खा लेता हूँ जो इस आदमी को बचाना चाहती है। ऐसा कहते ही वह राक्षस शांति को उठा लेता है। नहीं 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 नहीं, ये मेरी बेटी है। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। अरे मेरी बेटी को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो मेरी बेटी को। मेरी बेटी मर जाएगी, मेरी बेटी, उसे कोई तो बचाओ। चाहे तो मुझे खा लो, पर मेरी पुत्री को छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। तभी अनिका और राजकुमार वहाँ आ जाती हैं। रुक जाइए बर्फीले राक्षस, मैं अनिका हूँ और सभी गांव वालों ने मिलकर मुझे ही आपका निवाला बनने के लिए चुना था। मैं ठंड के कारण बेहोश हो गई थी और इसीलिए आपके पास नहीं आ पाई। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप उसे किसी और सप्ताह के लिए बचा के रखें और इस सप्ताह आप मेरा मांस ग्रहण करें। क्या बात है, मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि सभी अपने आप को मेरा निवाला बनाने के लिए इतने उत्सुक हैं। मैं खुश हुआ। तो ठीक है, मैं इसे अगले सप्ताह खाऊंगा। इस बार तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। ऐसा कहते ही राक्षस शांति को उतार देता है। तो तैयार हो जाओ लड़की, मेरा निवाला बनने के लिए। रुक जाइए बर्फीले राक्षस, अगर आप मेरी ये इच्छा पूरी कर रहे हैं तो एक और भी इच्छा है अंतिम, वो पूरी कर दीजिए। अगर वो भी आप पूरी कर देते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी। इच्छा? कौन सी इच्छा? मेरी ये इच्छा है कि आप मुझे खाने से पहले कृपया करके एक बार इस तुलसी के पत्ते को ग्रहण करें, क्योंकि अगर आप पहले इस तुलसी के पत्ते को ग्रहण करेंगे तो मेरी आत्मा को इससे शांति मिल जाएगी। क्या इच्छा मांगी है तुमने? ये तो मैं कर ही सकता हूँ। भला तुलसी के पत्ते खाने में मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? लाओ, वो पत्ता मुझे दो, मैं अभी खा लेता हूँ। ऐसा कहते ही वह राक्षस अनिका से तुलसी का पत्ता ले लेता है और इसे ग्रहण कर लेता है। जैसे ही वह उस तुलसी के पत्ते को खाता है, वह तुरंत ही इंसान में बदल जाता है। सभी गांव वाले उस राक्षस को महाराज के रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे ये क्या? अचानक से ये राक्षस महाराज में कैसे बदल गए हैं? ये क्या हो रहा है? जिसके बाद राजकुमार सभी गांव वालों को सारी घटना विस्तार से बताती हैं। देखिए, हो सके तो आप सब हमें माफ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आप सबको कितना कुछ झेलना पड़ा। अरे कोई बात नहीं महाराज, हम समझ सकते हैं। अब ये तो किस्मत का खेल था। और रही बात माफी की, तो माफी तो रामलाल और उनके परिवार को मांगनी चाहिए। इन्होंने बचपन से ही अनिका बेटी को अपना कभी माना ही नहीं और हमेशा ही इन लोगों ने अनिका को मनहूस समझा। और आज देखो, आज अनिका ने ही हम सभी गांव वालों की जान बचाई और शांति की भी। अगर ये ना होती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। ये सब सुनकर उन तीनों की आंखों में आंसू आ जाती हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुखिया जी बिल्कुल सच कह रहे हैं, मुझे माफ कर देना अनिका बेटा। मैं जानती हूँ मैं तेरे माफी के लायक भी नहीं हूँ, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे हमेशा से मनहूस समझा है, पर आज जब तेरी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई तो पता चल रहा है कि मैं कितनी गलत थी। तू कोई मनहूस नहीं है। अगर तू ना होती तो आज ना ये गांव बचता और ना ही मेरी बेटी। और हो सके तो मुझे भी माफ कर देना मेरी बहन। जिसके बाद सब ठीक हो जाता है। उन तीनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अनिका को वे तीनों अब अपना लेती हैं। राजकुमार और महाराज भी राजमहल चली जाती हैं और वह मांस खाना छोड़ देती हैं।